चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। तो इसमें है सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है, ठीक है। जो भी सजीव संरचनाएं वो कार्बन पर आधारित है। भूपट्टी पर तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है, बहुत कम मात्रा में मतलब कार्बन उपस्थित है। जैसे खनिज है उनमें पाया जाता है वो लगभग 0.02%, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यंत महत्व है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना कार्बन, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसके बावजूद। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उसका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जानते हो आप 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की सबसे बाहरी कोश में, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। देखो 6C12 बोलते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। तो इसका जब हम पहले कोश में 2 होंगे फिर 4 होंगे, ठीक है। तो बाहरी कोश में कितने हैं, 4 है। तो इसमें के बाहरी कोश में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त या होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, उत्कृष्ट गैस का मतलब ये है कि उसके बाहरी कोश हो जाए पूरा, ठीक है। तो पहले कोश में भाई 2 है, पहला कोश तो पूरा है, दूसरे कोश में 4 है, दूसरे कोश में होते हैं 8, ठीक है। तो बाहरी कोश को पूरा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, या वो 4 इलेक्ट्रॉन की दे सकता है, ठीक है। दोनों में से एक काम करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, ठीक है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कर जाएगा, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो C4- बोल दोगे, इसका मतलब क्या है 2 8 है, क्लियर है। 4 माइनस हो गए, मतलब 4 मतलब इसने ले लिए, ठीक है। ऋण तब आता है जब ये ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऋणायन आ गया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाला नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो देखो समझना, अब क्या है, प्रोटॉन क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन लिया है उसने, प्रोटॉन क्यों लिया है, तो प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगा, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन होंगे इसमें 6 ही, प्रोटॉन कितने होंगे 6, जो कि इसका परमाणु क्रमांक भी है। परंतु अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10 हो गए, हो गए नहीं हो गए, क्योंकि 4 इसने ले लिए। तो इसको 6 प्रोटॉनों ने 10 इलेक्ट्रॉनों को मतलब मैनेज करना है, ठीक है। तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कंट्रोल करना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, देखो C4+ होता है जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दे दिए, समझो क्या है। इसके बाद दो, पहला उसमें 2 बचे, 4 दे दिए, क्लियर है। जब देगा तो क्या होगा, +4 आ जाएगा, क्लियर। जब लेगा तो -4, ऋणी बनेगा ना जब लेगा, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऐसा बोलता है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, कार्बन कार्बन के संग श्रृंखला बना लेता है, बोलता है केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को, तो जब ये लेन देन होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं उसमें, है ना। जो कोश पूरा होता है वो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके उसमें पूछा जाएगा कि हमारे लिए मतलब जो ये कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो इसके कौन से गुण हैं, तो पहला गुण लिखना चतुर संयोजकता, ठीक है। इसकी 4 संयोजकता है, इसका विशेष गुण है पहली चीज, ठीक है। दूसरी क्वालिटी इसकी लिखना संकलन गुण, संकलन मतलब ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, लंबी लंबी चैन बनाता है, लिख लोगे, ठीक है। ये पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब पूछ सकते हैं जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल दिया, है ना। जैसे मान लेते हैं N2 का बदला इसने, ठीक है। क्या करोगे, N का पहले समझोगे क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है 7, परमाणु भार क्या होता है 14, ठीक है। तो 7 है, अगर अभी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो पहले कोश में होंगे 2, दूसरे में होंगे कितने 5 होंगे, नहीं तभी 7 होंगे। इसका मतलब ये 5 8 चाहिए, यहाँ पर 3 बच गए इसके पास, 3 मतलब और हो जाएंगे तो इसका हो जाएगा भारी कोश पूरा। अब क्या करता है ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के संग,
कहने का मतलब ये है 3 इलेक्ट्रॉन ये रखता है बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन ये रखता है, काम पूरा हो जाता है। देखो समझते हैं यहाँ पर, देखो नाइट्रोजन ही है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, बाहरी कोश में 5, ठीक है। तो 2 ये अपने पास रखेगा, 2 इसने अपने पास रखे, और बचे 3 इसके, तो 3 इसने रख दिया यहाँ बीच में, 3 इसने रख दिया अपने बीच में। देखो ये इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसे बोलेंगे N2। समझ में नहीं है? क्लियर है? ऐसे अगर O2 बोल देता है, ऑक्सीजन की बात करता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, पहले उसमें 2 होंगे, दूसरे में 6 होंगे, तो ये तो 8 होंगे। अब इसको क्या चाहिए, 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए, चेन चाहिए, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन में, जिसको हम O2 के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये तो एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, 2 का साझेदारी हो रही है, 6 है, तो इसका मतलब 4 यहाँ रहेंगे, 4 यहाँ रहेंगे, इसके बाद भी 4 यहाँ, 4 यहाँ, चूंकि इसके पास 6 थे तो 4 तो ले लिए, 2 बीच में आएंगे, इसके पास भी 6 थे, 4 यहाँ आगे, 2 बीच में रहेंगे, तो देखो 4 और 4 8, इसकी कंप्लीट, 4 और 4 8, इसको बोल देंगे O2। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? अब आते हैं मेथेन में, CH4, ठीक है। CH4 का ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है, ठीक है। ईंधन के रूप में प्रयोग होता है भाई इसका मेथेन, मेथेन बोले तो CH4 है ना, CH4। यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है। यह बायोगैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है, ठीक है। कौन है? मेथेन, ठीक है। मेथेन बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है, कार्बन का सरल यौगिक है। क्यों यौगिक सरल यौगिक भाई? क्योंकि ये कार्बन है इसमें, ठीक है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं CH4 में, ठीक है। देखो CH4 में देखोगे आप, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन भाई यहाँ पर आ गया, बाहरी कोश में 4 है, लो एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, देखो 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर? हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बहेगा, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन हो गए सारे कंप्लीट। अब बच गया कार्बन, कार्बन के 8 हो गए पूरे, हो गया नहीं हो गया? ये हो गया CH4। समझ में आया नहीं आया बताओ? इसी क्या बोल देंगे? CH4 यानी कि मीथेन। क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूं। देखो कार्बन का मैंने बताया परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 होता है तो पहले कोश में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होंगे 4। पहले कार्बन को समझते हैं। बाहरी कोश में 4 है, कार्बन के 4 रख दिए मैंने, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 है। कार्बन कंप्लीट, कार्बन का भी 4 शो कर दिया मैंने। हाइड्रोजन का -1 होता है, इसका मतलब बाहरी कोश में 1 है, तो हाइड्रोजन 4 लगाने हैं, 4 लगा दिए, एक एक रख दिया। तो हाइड्रोजन का ऑब्वियस बात है, पहला कोश ही पूरा नहीं है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन तो 2 में खुश, पहला कोश कंप्लीट। कार्बन चूंकि पहले कोश में 2 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, दूसरा कोश पूरा करने के लिए उसको 8 चाहिए, तो लो सबसे एक इलेक्ट्रॉन लेके उसने CH4 बनाया, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन भी कंप्लीट, ठीक है। CH4 बन गया भाई मीथेन। अब चलते हैं आगे। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है। समझना, सहसंयोजी आबंध किसे बोलते हैं? दोबारा समझा रहा हूं। 2 परमाणु होंगे, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी होगी, जोड़ों की साझेदारी होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? सहसंयोजी आबंध बनेगा। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनके अंतराणु बल दुर्बल होते हैं।
फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। संयोजित यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे संयोजित यौगिक विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, कार्बन के अपरूप हो सकता है हीरा, ग्रेफाइट, C16, बकमिंस्टर, फ्लोरीन। ये क्या है? कार्बन के अपरूप है। क्लियर है? C16 को क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं? C16 बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं बोलेंगे तो इनकी जो खोज की थी वो बकमिंस्टर फ्लोरीन ने की थी, इसलिए इसको C16 बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो आप पूछ सकते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त किसे बोलेंगे, असंतृप्त किसे बोलेंगे भाई? देखो, कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक। अगर सिंगल बॉन्ड होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, एकल बंध बनेगा, तो क्या होगा? संतृप्त संतृप्त होगा। ठीक है, संतृप्त यौगिक। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? असंतृप्त। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो संतृप्त, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त। क्लियर है? बॉन्ड बोले तो बंध। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का और दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का संयोजन। अब आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन। ठीक है, क्या होते हैं? CnH2n+2। उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्लियर है? एन की जगह वैल्यू रखोगे, कोई 1 2 3 4 कुछ भी रखते हो। क्लियर है? एल्केन, एन आएगा लास्ट में, ऐसी। दूसरा होता है एल्कीन, CnH2n होता है इसका फॉर्मूला, इन आएगा लास्ट में। और एल्काइन, CnH2n-2, लास्ट में आइन आएगा इसके। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर एक होगी तो मेथ आएगा, दो होगी तो एथ आएगा, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे आगे सोन चलता रहेगा। ठीक है, कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, जब एल्कीन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड लगेगा, एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हेलोजेंस क्या होते हैं बोलेगा, तो हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिनमें अंतिम कोश में, अंतिम कक्ष में, बाहरी कोश कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उसे हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एल्केन में मैंने बोला सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब ये संतृप्त हो गया, ये दोनों असंतृप्त हो गए। क्लियर है? ठीक है, बाकी आपको पूछ सकता है प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं? जिसमें वो ग्रुप उपस्थित होते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं वो। ठीक है, यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वो कहलाएंगे ना प्रकार्यात्मक समूह। अब मैं यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह स्थापित करे, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी पूछ सकता है। कहने का मतलब ये है, एल्केन सारे समजातीय हैं, एल्कीन सारे समजातीय हैं, एल्काइन कहने का मतलब ये है, अगर इसमें एक रखोगे CH4 बनेगा, दो रखोगे तो C2H6 बनेगा, बनेगा। तो ये दोनों क्या होंगे? समजातीय होंगे, क्योंकि एक ही जाति है, एक ही एल्केन है सबके सब। ठीक है, इनके बीच में CH2, याद रखना CH2 का गैप आ जाए तो इसका मतलब दोनों क्या है? समजातीय हैं। क्लियर है? एक ही जाति के हैं, तो समजातीय श्रेणी किसे बोलेंगे? ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला के स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करे, बोलेंगे
समजातीय श्रेणी। अब आईयूपीएसी नामकरण है, ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण में क्या है, जैसे कि आपको दे दिया, क्या दे दिया, देखो आपको एक डायग्राम दे दिया ऐसे 1 2 3, यहां पर लगा दिया सारे हाइड्रोजन, लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले लगता है कि जैसे ये लगाए क्लोरीन लगाए, यहाँ पर क्लोरीन का नाम आएगा, फिर मैथ एथ प्रो और सिंगल बॉन्ड है इन आएगा, क्लोरो प्रोपेन, क्लियर है। सबसे पहले क्लोरीन का नाम आया, फिर मैथ एथ प्रोप आया, सिंगल बॉन्ड लगाए, देखो इन आएगा, एल्केन है ना, इन आएगा, क्लोरो प्रोपेन हो गया नाम। क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब अगला आता है, यहाँ पर क्लोरो की जगह यहाँ पर बी आर, ब्रोमोप्रोपेन, आई लगा दिया, आइडोप्रोपेन, ये तो जानते हो। अब देखो अगला आ गया, अगर यहीं पर OH लगा देता, यहां पर लगा देता OH, तो देखो अब क्या करेंगे, OH ग्रुप आ गया, वो था प्रतिस्थापित था वो जो क्लोरो था, ये आ गया प्रतीकात्मक समूह आ गया। अब लगाएंगे मैथ है प्रोप, प्रोप हो गया और OH है ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है, क्या आएगा प्रोपेनॉल, क्लियर है। अब क्या होता है, ये भी गायब कर दो, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो 3 कार्बन है, यहां पर एक हाइड्रोजन गायब कर दो, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, जैसे मानते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, अल वाला ग्रुप है, रो क्या होगा, प्रोपेनल हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताऊं, प्रोपे, ठीक है। अब आ गए हैं यहां पर हाइड्रोजन रहे, यहां पर हो जाए डबल बॉन्ड हो, देखो यहां डबल बॉन्ड लगा दे तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा ना, देखो वॉच देखो उसको, क्या है, ये हो गया बैलेंस, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगेगा, और देखो डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, कौन आता है लास्ट में। अब ये भी ठीक है, अब आ जाता है जब COOH ग्रुप, मतलब OH अम्ल वाला ग्रुप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां तो ऐसे रहेगा, फिर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H लिख जाएगा, ठीक है, ऐसा कर दो, या ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड O होता है सर, देखो हाँ डबल बॉन्ड होता है ना, COOH बोलते हैं ना उसको, COOH, ठीक है। अब देखो मैथ एथ प्रोप हो गया है, ओइक अम्ल होता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल, क्लियर ना, ये हो गया आईयूपीएसी, ठीक है।
एस्टरीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया पूछी जाएगी वेब से, तो क्या बोलोगे? एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या लिखोगे? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एस्टर कैसे बनते हैं? अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से, ठीक है। एस्टर कैसे बनेंगे? अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो मानते हैं CH3, ठीक है, COOH, क्या है ये? एथेनोइक अम्ल है। इसमें क्या लगेगा? अल्कोहल लगेगा, CH3 CH2 CH3 CH2OH, ठीक है। और इसकी क्या की? अम्ल के साथ अभिक्रिया की हमने, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया की। एस्टर बनेगा, बोला है, बनेगा नहीं बनेगा? तो देखो एस्टर बनना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2। देखो एस्टर बना नहीं बना, इसी तो बोलते हैं ये एस्टर, एस्टरीकरण रिएक्शन आता है भाई, है ना। ठीक है, एथेनोइक अम्ल है, ये एथेनॉल है। अब उस साबुनीकरण भी हो सकता है, तो क्या बोलोगे? साबुन क्या होते हैं? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या होते हैं? साबुन होते हैं, बोल दोगे। अब इसमें साबुन और अपमार्जक पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या रहते हैं? अधिकांश मैल तेलीय होते हैं, ठीक है। अधिकांश जो मैल होते हैं उसमें क्या होते हैं? ऑयली होते हैं, मतलब तेलीय होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्किन से भी ऑयली स्किन होती है, पसीना पसीना जो होता है, ठीक है, तो तेलीय होते हैं। तेल पानी में घुलनशील है, मतलब तेलीय बोले तो जो अगर तुम सिर्फ पानी से साफ करोगे तो साफ नहीं होगा, समझ लो। और चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पानी में साफ करोगे तो, परंतु जो हमारे पसीना पसीना होता है वो कभी भी देखोगे या कॉलर वगैरह में आप साफ करते हो, बिना पानी के करना होगी, साफ नहीं होगा, क्लियर है, बिना साबुन के, ठीक है, साफ नहीं होगा। क्योंकि साबुन जो होता है, जो तेल होता है वो पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, साबुन की जरूरत पड़ती है वहां पर। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के। साबुन का आयनिक भाग जल के से, जबकि कार्बनिक भाग तेल से परस्पर क्रिया करते हैं। तो साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जल से अभिक्रिया करेगा, और जो कार्बन वाला श्रृंखला होगी वो तेल से अभिक्रिया करेगी, और ऐसी करने से क्या होगा? एक मिशेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये साबुन का मिशेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े हो जाते हैं साफ, क्लियर है। तो मिशेल का निर्माण वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कठोर जल में मतलब साबुन मतलब ज्यादा यूज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार से यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या से निपटाया जा सकता है, ठीक है। तो अपमार्जक का यूज करोगे तो आपको कम, मतलब अपमार्जक में हो जाएगा, ज्यादा आपको साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण एवं लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। देखो अपमार्जक क्या होते हैं पूछिएगा तो क्या लिखोगे? अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। सल्फोनिक और अमोनियम लवण होते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, ठीक है। और वो जो साबुन था वो क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। और जो ये अपमार्जक है वो क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा अमोनियम लवण, ठीक है। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। तो अपमार्जक का उपयोग कहां करते हैं बोलेगा तो शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में, ठीक है। साबुन का यूज कहां करेंगे? शैम्पू तथा कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में, ठीक है। अब जो कार्बन जो होता है वो सर्वोत्मुखी तत्व है, सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुर संयोजकता एवं संकलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिकों में यौगिक बनाता है, ठीक है। किस कारण ये बहुत सारे यौगिक बनाता है भाई? ये जो चतुर संयोजकता, ठीक है, 4 संयोजकता है इसकी, और दूसरा क्या है? संकलन गुण है इसका, लंबी लंबी चैन बनाता है ना।
अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिनके कार्बन परमाणु के बीच द्वि या तीन आबंध हो। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखा युक्त या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, तो कहने वाला सीधी हो सकती है, ये तो सीधी चेन बना दी, एक शाखाएं बना दी, यहाँ पे शेयर्स 3 2 नीचे आ सकता है। दूसरा ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन एंजिन की स्ट्रक्चर ऐसी होता है, सर्कल टाइप। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसकी विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला से समान प्रतीकात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है। कार्बन तथा उनके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, कार्बन यौगिक एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफी उपयोग है। साबुन अम्बाजी की प्रक्रिया अणुओं में जल रागी तथा जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेलीय मेल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। ठीक है, अब इसमें ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है।